आज देश और दुनिया के सामने जहां एक और आतंकवाद बड़ी समस्या है, किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत बड़ा विषय है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमने जीरो टॉलरेंस टेररिज्म के खिलाफ कहा भी था और 11 वर्षों का रिकॉर्ड मोदी सरकार का ये कहता भी है। जहां दूसरी ओर नक्सलवाद को भी जड़ से खत्म करने की हम बात कर रहे हैं। हमारे लिए सदा नेशन फर्स्ट रहा है, राष्ट्र प्राथमिकता रही, राष्ट्र प्रथम रहा है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो लोग इन देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ भी मिलाते हैं, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उनका चंदा भी पाते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। और ये चुप्पी क्यों है? तब तो वो बड़े बड़ी बातें करते हैं और ये डबल डेटिंग करने वाले माननीय राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी, ये बाहर से कुछ और अंदर से एक ही नजर आते हैं। आप याद करिए, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, अफजल गुरु की फांसी का मुद्दा हो, ये सब विषयों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठी नजर आई। राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी इकट्ठे नजर आए। आई तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के घोटालों की बात करके थी, लेकिन आज उनकी छाप जो एएपी है ना, वो ए अराजकता के लिए भी जाना जाता है, अलगाववाद के लिए भी जाना जाता है, आतंकवाद के लिए भी जाना जाता है, अफवाहें फैलाने के लिए भी जाना जाता है, अपराधियों को शरण देने के लिए भी जाना जाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इन देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाना जरूरी है? और यही नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग जिसने देश विरोधी नारे लगाए, देश का नामो निशान मिटाने की बात की, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन खड़े हुए? जवाब दीजिए। उसको टिकट किसने दी? जो मुखिया थे टुकड़े टुकड़े गैंग के, डबल डेटिंग करने वाले राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी ने दी। यही नहीं, पंजाब के चुनाव को ले लीजिए, वहां पर आतंकवादी समर्थकों के साथ उनके घरों में रात को रुकने का काम किसने किया? केवल चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल जी जवाब देना होगा। यही नहीं, दिल्ली के दंगे भड़काकर देश को बदनाम करने का काम किसने किया? किसकी पार्टी के वो नेता थे? आज ताहिर हुसैन अगर जेल में है तो क्या आम आदमी पार्टी उससे दूर भाग सकती है क्या? लेकिन ये वही आम आदमी पार्टी और वही कांग्रेस पार्टी है जो बाटला हाउस कांड के शहीद इंस्पेक्टर एमएल शर्मा, उनकी शहादत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। बात यहीं तक रुक जाती तो अलग थी। हमने तो देश में बम धमाकों की रोक लगा दी, लेकिन दिल्ली में कुछ लोग हैं जो बम धमाकों की अफवाहें फैलाकर मां बाप को रुलाते हैं, मां बाप घबराते हैं और स्कूल बंद हो जाते हैं। नई पाठशालाएं तो नहीं खुली, लेकिन पाठशालाओं को बंद कराने के लिए बम धमाकों की तार किससे जुड़े हैं? अरविंद जी, आतिशी जी कोई जवाब देंगे क्या? कि राहुल गांधी जी भी यहां पे चुप रहेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली में डराने का, धमकाने का ऐसे 400 बार ये काम कौन करता है? आज इस बात का जवाब देना ही होगा। और फॉरेन फंडिंग, जो ऐसे आतंकवादी सोच के समर्थक हैं, आतंकवादी सोच को आगे बढ़ावा देते हैं, जो हिंदुस्तान का नामो निशान मिटाना चाहते हैं, जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, उनसे फंडिंग लेने का भी अपराध क्यों किया? ग्यारह साल अरविंद केजरीवाल जी आपने और आपकी पार्टी ने सरकार चलाई है। आपने एक सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया है। केवल कीचड़ उछालो और चले जाओ,
सवालों का जवाब मांग रही है दिल्ली अरविंद केजरीवाल से, सवालों का जवाब मांग रही है आतिशी जी से, सवालों का जवाब मांग रही है आम आदमी पार्टी से। ये आपके पाप छिपेंगे नहीं। ये आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, अपराधी हो, इनको संरक्षण देना, इनके साथ देना, ये दिल्ली की जनता जवाब मांगती है। अराजकता और सनसनी के पुराने खिलाड़ी हैं अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लोग। आपको जवाब देना होगा किसकी एनजीओ है, क्या, किसके सूत्रधार कौन है इसका, क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव जब हुआ तो कुछ लोगों ने भय और भ्रम फैलाने का काम किया, और ये वो लोग हैं जो संविधान को भी तार-तार करते थे, संविधान निर्माता को भी हराने का काम किया, और आरक्षण का विरोध भी ये इनके पूर्वज पंडित नेहरू से लेके इंदिरा जी, राजीव जी और राहुल गांधी जी तक करते रहे। और मैं थोड़ा विस्तार में इसको इसलिए बताना चाहूंगा, आज हम जो संविधान गौरव अभियान चला रहे हैं उस कड़ी में मैं आप सबके सामने आया हूं। संविधान निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान समिति का ही हिस्सा ना बने, इसकी पुरजोर कोशिश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय की, और उनको हराया भी। वो बंगाल से चुनकर आए, और बंगाल से चुनकर आए, और उसके बाद जब उनको दूसरी बार जब उपचुनाव में भी जाना पड़ा तो हिंदू महासभा के नेता एम जयकर ने पुणे सीट खाली की जहां से वो चुनकर आए। मैं आपको कहना ये चाहता हूं, आखिरकार नेहरू जी अंबेडकर के विरोधी क्यों थे? आखिरकार पंडित नेहरू जी ने लेडी माउंटबेटन को पत्र लिखकर अपनी खुशी क्यों व्यक्त की थी कि अब डॉक्टर अंबेडकर उनकी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे? वो चुनाव हार गए। आप सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर की हार पंडित नेहरू के चेहरे की मुस्कुराहट बनी थी, और ये अंबेडकर विरोधी हैं। अगली बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं, जब लोकसभा के चुनाव हुए तब भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने मिलकर 1952 में भी और 1954 में भी डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ प्रचार प्रसार किया, उनको चुनाव हरवाए। ये सारा प्रयास कांग्रेस ने किया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर दलितों की बात उठाते थे, गरीबों की बात उठाते थे, ओबीसी की बात उठाते थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एससी, एसटी, ओबीसी के घोर विरोधी थे। और मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अगर एससी, एसटी समाज के लोग आरक्षण के माध्यम से ऊपर आ गए तो क्वालिटी नहीं मिलेगी। आप सोचिए, हमेशा ही हीन भावना उनके अंदर भरी हुई थी। अंबेडकर जी ने तो 1951 में नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया था, और उसके पीछे 5 कारण उन्होंने बताए थे कि नेहरू जी दलित मुद्दों पर उनकी अपेक्षा कर रहे हैं, और नेहरू जी का ध्यान केवल मुसलमानों पर केंद्रित है। एक तो ये भी, दूसरा आर्थिक नीतियों और संस्थानों के जो दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये भी किसको किया? डॉक्टर अंबेडकर को, पंडित नेहरू ने किया। तीसरा है कश्मीर मुद्दे पर धारा 370-35A के बिल्कुल खिलाफ थे, विशेष राज्य दर्जा देने के बिल्कुल खिलाफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, लेकिन पंडित नेहरू ने वो भी किया। और यही नहीं, पंडित नेहरू जी की विदेश नीति की उन्होंने आलोचना की, और हिंदू कोड बिल उसको पारित करने में कोई प्रतिबद्धता जो नेहरू जी ने नहीं दिखाई, उसका भी वो विरोध करते रहे। और आखिरी जो मैं कह रहा हूं, ओबीसी कमीशन ये लाना चाहते थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन पंडित नेहरू ने भी इसका विरोध किया, इंदिरा जी ने भी किया, राजीव जी ने भी किया, और ये पूरे के पूरा गांधी नेहरू परिवार एससी, एसटी, ओबीसी विरोधी था। कांग्रेस ने कोई सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं दिया। अरे सम्मान तो छोड़िए साहब,
जब उनकी मृत्यु हुई तो दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, मुंबई उनके पार्थिव शरीर को भेजा गया और हवाई जहाज का भी कोई विशेष इंतजाम नहीं किया गया, और उनकी पत्नी को हवाई जहाज से ले जाना पड़ा, उसका बिल भी उनको भेज दिया गया। आप सोचिए, कांग्रेस ने चुनाव तो हरवाया, मंत्रिमंडल से हराया, अपमानित कराया, कार्टून बनाया, और मरने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोर्ट्रेट अगर हमारे सेंट्रल हॉल में लगना था, संविधान कक्ष में, वहां पर भी नहीं लगने दिया। प्रतिमा तो दूर की बात है। और जब भारत रत्न देने की बात आई तो पंडित नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न ले लिया, इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न ले लिया, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार आने पर राजीव गांधी जी को भारत रत्न दे दिया, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया। भाजपा के समर्थन से जब वीपी सिंह जी की सरकार बनी, हमने कहा, तब जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला। और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब पंच तीर्थ बनाने का काम मऊ से लेकर मुंबई तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उनकी जन्मस्थली से उनके अंतिम स्थान तक किया। मऊ हो, नागपुर हो, मुंबई हो, लंदन हो या दिल्ली हो, पांचों स्थानों पर हमने किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने करने का किया। पंजाब का नाम सुना है आपने? सुना है? पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की कितने साल से सरकार है? 2.5 साल से सरकार है। वहां महिलाओं को कहा था 1500 रुपया महीना देंगे, दिया क्या? दिया क्या? अरे नहीं दिया। 2.5 साल में एक भी महिला को 1500 रुपये नहीं दिया। वहां 5 लाख युवाओं को नौकरी देनी थी, नहीं दिया। वहां पे उनको बेरोजगारी भत्ता देना था, वो नहीं दिया। वहां पे सरकारी कर्मचारियों को पैसे देने थे, वो नहीं दिए। इन्होंने केवल पंजाब में 800 करोड़ रुपया साल का पहले अपने इश्तिहार छपवाने पे खर्च किया, और 900 करोड़ रुपया केजरीवाल जी ने हर साल यहां पर अपनी फोटो दिखाने के लिए खर्च किया। आप सोचिए, अगर यही पैसा महिलाओं को पेंशन देने में, बुजुर्गों को पेंशन देने में, बेरोजगारी भत्ता देने में जाता, या सड़कें पक्की करने में जाता, तो पिछले 5 सालों में 4500 करोड़ रुपया आपके यहां पर खर्च हो जाता। और शराब घोटाला जो 2026 करोड़ का हुआ, अगर वो पैसा भी बच जाता तो कितने गरीबों के झुग्गियां हट के पक्के मकान बन जाते। अरे नरेंद्र मोदी की सरकार को देखिए, मोदी जी ने देश में पिछले 5 सालों में 4 करोड़ पक्के मकान पूरे देश में बनाकर दे दिए, और 3 करोड़ पक्के मकान और मंजूर कर दिए मेरे साथ। अगर हम इतने बना सकते तो दिल्ली में तो बना ही देते। हमने स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत 5 लाख की मुफ्त में दी कि नहीं दी? लेकिन केजरीवाल जी ने लागू नहीं होने दी। आप हमारी सरकार बनाओ, पहले दिन दिल्ली वालों, पहले दिन से ही आपको 10 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जो आपके घर में 70 साल से ज्यादा के बुजुर्ग हैं, उनको अलग से 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हर बुजुर्ग को मिलेगा, ये भी हमने गारंटी दे दी। ओपीडी का खर्चा भी हमारा होगा, इलाज का खर्चा भी हमारा होगा। जब आपको मुफ्त में पेंशन मिलेगी, मुफ्त में इलाज मिलेगा, टेंशन आपकी दूर होगी। बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, तो बाकी क्या? अनाज तो मोदी जी पहले ही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में देते हैं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड। आप में से जो पूर्वांचल के भाई हैं, कोई हिमाचल के, कोई उत्तराखंड के, कोई अन्य राज्यों के, आपके अगर गांव में भी अपना कार्ड बना होगा, तो आज मोदी की स्कीम के कारण 1 नेशन 1 कार्ड, आप यहां पर भी अपना राशन ले सकते हैं। मोदी सरकार ने करके दिखाया है। और कोविड के टाइम पे केजरीवाल ने तो कहा था कि आपको किराया खुद देना पड़ेगा, मर जाओगे, गांव वापस चले जाओ। आपको नंगे पांव जाना पड़ा, चप्पल टूट गई, साथ साथ पैदल चल के जाना पड़ा। ये योगी आदित्यनाथ ने हजारों बसें भिजवाकर हमारे पूर्वांचल और पहाड़ के लोगों को ले जाने का काम किया था, और मोदी जी ने मुफ्त ट्रेनें चलाने का काम किया था। जहां एक और मोदी जी ने आपको मुफ्त में इंजेक्शन लगवाए,
कोविड का टीका मुफ्त में लगवाया, दवाई मुफ्त में दी, अनाज मुफ्त में दिया, वहीं केजरीवाल ने उस समय आपकी सांसें उखाड़ने का काम किया, ऑक्सीजन की कमी करके दी, क्योंकि केजरीवाल जी उस समय शराब की नीति बना रहे थे और 144 करोड़ रुपया शराब व्यापारियों का माफ कर दिया। क्या आपका किराया माफ हुआ? आपका कुछ माफ नहीं हुआ, लेकिन शराब व्यापारियों का 144 करोड़ माफ कर दिया। सोनल ठेके देने में 940 करोड़ का घोटाला करके अपने करीबियों को दे दिए। जिन व्यापारियों ने शराब के लाइसेंस पहले दे दिए थे, उनको वापस आने नहीं दिया बिल्डिंग में, तो 800। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। हमारा विधायक कैसा हो, 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 जोरदार तालियों के साथ हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। साथियों, ये जोश जुनून तब तक रुकना नहीं चाहिए जब तक 5 तारीख को हर गली, हर मोहल्ले, हर पोलिंग बूथ पर कमल का बटन दबना जाए। और 8 तारीख को करोड़ का घोटाला वहां कर दिया, कुल मिलाकर 2026 करोड़ का घोटाला किया। ऐसी सरकार, मेरा सवाल केवल इतना है केजरीवाल जी, आपने और आपके लंगोटिया यार मनीष सिसोदिया ने शराब नीति बनाई, ना कैबिनेट से पास कराई, ना एलजी से पास कराई, ना आपने विधानसभा से पास कराई, और आपने वो ले जाकर घोटाला कर लिया। अगर आपकी शराब नीति अच्छी थी तो वापस क्यों ली? अगर वापस ले ली है तो अब आप जो कैग रिपोर्ट आई जिसमें साफ लिखा है सीएनडीटी की रिपोर्ट में कि 2026 करोड़ का घोटाला हुआ, तो आप विधानसभा का सत्र बुला के उसको वहां पे पेश क्यों नहीं किया? ऐसा क्या जुर्म किया है केजरीवाल जी जो मुंह छिपा रहे हो? लाख छिपाओ छिप ना सकेगा, हजारों करोड़ का घोटाला है ये गहरा। अब तो जनता भी देगी आपको घाव उतना ही गहरा है। और ये वोट की चोट देनी है साथी, ये वोट की चोट देनी है। और मैं तो इतने कहना चाहता हूं कि भाई कपिल मिश्रा जी को शायद